नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत, विपक्ष पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर आक्रामक। सरकार की 7 अहम बिल पास कराने की तैयारी, प्रधानमंत्री ने जताई सत्र प्रोडक्टिव रहने की उम्मीद। सीजेपी के संसद कूच के दौरान जंतर मंतर से संसद मार्ग तक दिन भर हंगामा, पुलिस के बल प्रयोग के बावजूद संसद के नजदीक तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। जेपी नड्डा से मुलाकात कर सौंपी मांगों की लिस्ट। बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी, पीएसयू बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी। फार्मा एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद। त्योहारों पर बढ़ सकते हैं चीनी के दाम, अनुमान से कम हुआ इस साल उत्पादन। होलसेल में 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े दाम, फिलहाल चीनी की कमी नहीं। मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, आदिवासियों पर नहीं होगा लागू। मोहन यादव ने कहा, राम रहीम रविंद्र और रॉबिन सभी को समान अधिकार। मूसलाधार बारिश से जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात, लोगों से घरों में रहने की अपील। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते अमरनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रुकी। लगातार 9वीं रात जारी रहे ईरान पर अमेरिका के हमले। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर की जवाबी कार्रवाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यातायात लगभग ठप, मध्यस्थों के जरिए बातचीत के प्रयास भी जारी। स्पेन बना फुटबॉल का नया बादशाह, फीफा फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टोरेस रहे जीत के हीरो, फ्रांस के एम्बापे को मिला गोल्डन बूट। संसद का सत्र आज शुरू हुआ, लेकिन दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी से लेकर नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सवाल उठाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रही है। जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। वहीं सीजेपी एक्टिविस्ट और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला। उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी निंदा की है। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर क्या तक की तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो संसद सत्र में इस बार काफी अहम बिलों पर चर्चा होनी है। आज भारी हंगामे के बीच सरकार ने जजों को बिल पेश कर दिया। डिटेल्स बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। ऐसा लगता है कि कल जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू होगा, कल दूसरा दिन होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये विपक्ष की तरफ से जो हंगामा है थोड़ा कम हो, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को संसद और संसद के बाहर लगातार घेर रहा है, वो मुद्दा अभी फिलहाल थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि जो सीजेपी का धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा था वो खत्म हो गया है। और जो अनशन जो यहाँ पर सोनम वांगचुक और जो साथ में जो सीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे, वो केंद्रीय मंत्री जो नड्डा है उनके
आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि कल से संसद सत्र चल पाएगा, क्योंकि सरकार 7 अहम बिल को इस संसद सत्र से पास कराने की कोशिश कर रही है। लिहाजा आज सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला ही बिल पेश हो पाया है, और इसके अलावा कई सारे बिल हैं। FCRA बिल है, इसके अलावा MSME अमेंडमेंट बिल है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट बिल है, इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम या राष्ट्रगान के अपमान से जो रोकने वाला बिल है, ये तमाम बिल संसद को इस बार सरकार को इस संसद से पास कराने हैं। तो लिहाजा ये जो धरना प्रदर्शन जो संसद के बाहर चल रहा था, वो उस पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि सरकार को राहत मिल सकती है, लेकिन विपक्ष का रवैया कैसा रहेगा कल संसद में, यह भी देखना बाकी, क्योंकि मेन मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था वो था नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक का मामला, और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसको लेकर सरकार क्या कहती है, उस पर विपक्ष किस तरह का आश्वासन देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी उम्मीद यही की जा रही है कि जो संसद का ये सत्र है, अभी पहला दिन है, आने वाले दिनों में भी विपक्ष का रवैया है और कह सकते हैं कि और धारदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे, सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करेंगे। श्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष से संसद सत्र को अच्छे से चलाने में सहयोग देने की अपील की। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह से ही काफी हंगामा हुआ। संसद कूच के ऐलान के साथ जंतर मंतर पर CJP के समर्थन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। काफी हंगामे के बाद जंतर मंतर से संसद तक हालात सामान्य हुए और CJP प्रतिनिधिमंडल ने JP नड्डा से मुलाकात की और अपने मांगों की लिस्ट सरकार को सौंपी। और आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पर ही। संसद के अंदर और बाहर हंगामा मचा। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। संसद से सड़क घमासान कड़क। अब आपको बता दें, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी UCC को मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश में शादी, तलाक और लिव इन के नियम बदल जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस कानून का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों में एक समान कानून लागू कराना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये कानून राम, रहीम, रविंद्र और रॉबिन सभी को समान अधिकार देगा। आज का दिन तो इतिहास का अमर दिन है। मुझे इस बात का संतोष है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में अद्वितीय इतिहास लिखा जाएगा। UCC का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, ये हमारे सबके लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन। राम मंदिर दान चोरी मामले में सरकार ने SIT ने जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। सरकार ने बताया कि इस मामले में 8 गिरफ्तारियां की गई है। कोर्ट ने कहा SIT के नए सिरे से गठन की जरूरत है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ असीम मंजंदा जुड़े। असीम, बताइए। राम मंदिर दान चोरी मामले में पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट को तलब किया था। आज SIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे के अंदर सौंपी गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में 8 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे के अंदर थी तो कोर्ट ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को देखने में 3 से 4 दिन का वक्त चाहिए होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इस मामले में SIT जाँच कर रही है, क्या अभी भी वो जाँच
जांच जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्या इस मामले में एसआईटी नए सिरे से बनाई जा सकती है, तो इसमें सरकार ने कहा कि हाँ, इस मामले में नई एसआईटी बनाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति ना हो, क्योंकि ये एक अपराध का मामला है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच सही तरीके से हो। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करेगा। अल नीनो के चलते अगले साल चीनी का उत्पादन घटने की आशंका है, लिहाजा चीनी के दाम बढ़ने लगे हैं। जुलाई में होलसेल के दामों में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और रिटेल में भी दाम 3 से 5 रुपए बढ़ गए हैं। क्या है चीनी के उत्पादन का गणित, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। त्योहारों की शुरुआत बहुत जल्दी ही होने वाली है, लेकिन इस साल चीनी के दाम आपके त्योहारों को फीका कर सकते हैं। दरअसल चीनी के दाम बढ़ने लगे और इसके पीछे की वजह है अल नीनो। ये साल अल नीनो का साल है और इस साल बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान है। कई राज्यों में अभी भी डेफिशिएंसी 30% के आसपास है। तो ये अनुमान है कि अगले साल चीनी का उत्पादन कम होगा। अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल 293 लाख टन के आसपास चीनी के उत्पादन का अनुमान था, लेकिन वो घट करके 280 लाख टन के आसपास रह गया। तो जो अनुमान था उससे करीबन 5% के आसपास कमी देखने को मिली। तो यही वजह है कि चीनी के दाम अब बढ़ रहे हैं। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो सरकार के पास जो चीनी मिले हैं उनके पास ओपनिंग स्टॉक करीबन 50 लाख टन के आसपास था। 8 लाख टन चीनी के निर्यात को भी सरकार ने इस साल मंजूरी दी थी। तो अगले साल जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो करीबन 42 लाख टन के आसपास होगा। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन अभी फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो चीनी है उसके दाम लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो होलसेल के दामों में करीबन 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है, जबकि रिटेल के दामों में 3 रुपए से 5 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कोलकाता में यह दाम 50 रुपए छू गए हैं, दिल्ली में 47 रुपए है, चेन्नई के अंदर 49 रुपए चीनी के दाम छू गए हैं। तो अगर आगे कोई भी राहत के आसार नहीं दिखते तो चीनी के दाम आगे भी बढ़ते रह सकते हैं और त्योहारों के दौरान आपकी जो चाय है या फिर जो मिठाइयाँ हैं वो काफ़ी फीकी हो सकती हैं। पिछले कुछ सालों में लैब ग्रोन डायमंड ने असली हीरो को कड़ी चुनौती दी है। आखिर घरेलू और विदेशी बाजार में लैब ग्रोन हीरे और ज्वेलरी की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की यह रिपोर्ट। कुछ सालों में लेबोरेटरी में बने डायमंड ने असली हीरो की मार्केट कमजोर कर दी है। नेचुरल डायमंड ज्वेलरी सोने जितनी महंगी होती है। 1 कैरेट नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की कीमत 5 से 7 लाख होती है। वहीं 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी 45,000 रुपए में मिल जाती है। इसीलिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक पिछले 1 साल में 16 मिलियन कैरेट नेचुरल डायमंड का एक्सपोर्ट हुआ, तो लैब ग्रोन डायमंड का 19 मिलियन कैरेट, और ये ट्रेंड और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री की बात करें तो लैब ग्रोन में अभी पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 3 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है, मगर अगले साल में देखा जाए तो 30 से 35% बढ़ने की और उम्मीद है, ताकि लोगों को पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी चाहिए। तो इस हिसाब से लैब ग्रोन इंडस्ट्री में काफी पोटेंशियल दिख रहा है। सोने का दाम भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सस्ते लैब ग्रोन ज्वेलरी का विकल्प लोगों को पसंद आ रहा है। एक्सक्लूसिव लैब ग्रोन डायमंड के शोरूम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं इधर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी खरीदने आई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है और गोल्ड मेरे बजट के बाहर है, इसलिए मैं इधर खरीदने आई हूँ। लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की अफोर्डेबल प्राइस की वजह से अभी कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। अभी हमारे पूरे भारत में 8 स्टोर है, जिसको हम बढ़ा के 2028 तक 50 स्टोर करने का प्लान कर रहे हैं। नेचुरल डायमंड के कारखानों में भी अब लैब ग्रोन डायमंड की पॉलिशिंग बढ़ रही है। साफ है कि डायमंड का पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। सोने चांदी और हीरो का बजट आम आदमी की जेब से बाहर होता चला जा रहा है, इसीलिए आने वाले समय में भी लोग लैब ग्रोन डायमंड के प्रति जाएंगे, क्योंकि वहां पर किफायती दामों में मनचाही ज्वेलरी अभी भी मिल सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
चलिए अब रुक करते कुछ और खबरों का। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का ताजा दौर जारी है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 9वीं रात हवाई हमले किए। ये हमले न्यूक्लियर प्लांट वाले बुशहर, उत्तरी पश्चिमी शहर तबरीज और तटीय क्षेत्रों में संदिग्ध मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिका के 5th फ्लीट के आसपास के क्षेत्रों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल टैंकरों पर हमले होने से समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया है। ईरान इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत करने का दावा कर रहा है। वहीं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें बढ़कर $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। नदी नाले उफान पर है और जगह जगह राहत एवं बचाव अभियान जारी है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। इसी बीच रियासी से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब परीक्षा देने जा रही छात्राएं जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करती नजर आई। हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी है। उधर बालटाल और पहलगाम मार्ग पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते अमरनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए रोक दी गई है। साथ ही हिमाचल से उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शिमला से सामने आए खौफनाक वीडियो में पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। बड़े छोटे पत्थर तेजी से पहाड़ से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पत्थरों की बारिश हो रही हो। लैंडस्लाइड के बाद कई मार्ग बंद हो गए और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। उधर देहरादून में उफनती गोना नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा। तेज बहाव में एक स्कूटी सवार बह गया, जिसे स्थानीय लोगों ने समय रहते सुरक्षित बचा लिया। वहीं संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से 7 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ ने चुनौतीपूर्ण हालात के बीच रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हुई। सुबह भारी बिकवाली के चलते बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी लौटने से बाजार ने अच्छी रिकवरी की। हालांकि अंत में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट यानी लाल निशान पर ही बंद हुए। कैसे रहा है आज के बाजार का पूरा हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था और आज बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई। वेस्ट एशिया संकट की वजह से जो क्रूड में उबाल आया, वहां से बाजार को एक ड्रैग मिला, लेकिन दिन के दौरान मार्केट में रिकवरी देखने को मिली जब ईरान का बयान आया कि युद्ध रोकने के लिए उन्हें कई सारे प्रस्ताव मिल रहे हैं। अगर क्लोजिंग लेवल की बात करें तो निफ्टी करीब 100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक यहां पर गिरावट ज्यादा रही, करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तरों से यहां पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला और इन्होंने आज बाजार को अच्छे से सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर आज फाइनेंशियल सेक्टर यहां पर पूरी गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक, इन सब के नतीजे थे। उन्होंने यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर के सेंटिमेंट बिगाड़े और करीब 1% से ज्यादा इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। पीएसयू बैंक यहां पर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, कैपिटल गुड, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। लेकिन रियलिटी, आईटी, ऑटो और फाइनेंशियल यहां पर एक प्रेशर देखने को मिला। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर गेनर्स की लिस्ट में जो शामिल है उनमें ट्रेंट यहां पर करीब 3% की तेजी देखी गई। इसके अलावा पावर ग्रिड, भारती एयरटेल और सिप्ला, ये सारे थे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। निफ्टी ड्रैगर्स की बात की जाए तो यहां पर बैंकिंग जो खराब नतीजा है वहां से प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा मारुति सुजुकी यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। अगर आज के चुनिंदा सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक पूरा प्रेशर यहां से आया और ये सारे दिग्गज थे जिन्होंने मार्केट को ड्रैग किया। लेकिन एक और सेक्टर है जो आज फोकस में था, वो है ऑयल एंड गैस। पूरा ही मार्केट जो है उसने ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर कारोबार किया क्योंकि क्रूड में जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल।
वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव जारी है। आज सुबह ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पार पहुंचा, लेकिन बाद में फिसलकर $88 के करीब आ गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्रूड में ये अस्थिरता कब तक रहेगी। आगे कीमतों में कितनी तेजी या गिरावट आ सकती है, बता रही है मनीषा गुप्ता। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगातार यहां पर बढ़त देखने को मिली है। पिछले हफ्ते 11% की तेजी थी और आज की शुरुआत हमने 3% की बढ़त के साथ होते हुए देखी। एक समय पर यहां पर $91 प्रति बैरल के भी लेवल्स नजर आए, यानी कि 90 के ऊपर अब हम यहां पर कच्चे तेल में निकल चुके हैं। अगर जुलाई ही महीने के लोज की बात करें तो वहां से भी 30% तक की तेजी कच्चे तेल में अब यहां पर दर्ज हो चुकी है। क्लियरली जो पीस डील थी यहाँ पर इंटरिम ही सही यूएस और ईरान के बीच में, वो कोलैप्स होती हुई नजर आई है। ईरान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं कि कोई पीस डील अब यहाँ पर नहीं है। हमने 9 राउंड्स यूएस अटैक ऑन ईरान होते हुए देखे हैं, तो उसका भी प्रीमियम अब प्राइसेस में है। और कच्चे तेल को लेकर अब यहाँ पर कंसर्न्स हैं कि वेदर और नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ये ज़्यादा निकल पाएगा या नहीं। एक और चीज़ है कि अब खाली मिलिट्री बेसिस के अलावा यूएस और ईरान अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ब्रिजेस पर, ऑयल फैसिलिटीज़ पर भी अब यहाँ पर अटैक्स होते हुए नज़र आए हैं। तो उससे अब चिंता ये बढ़ने लगी है कि क्या वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर और एस्केलेट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल के प्राइसेस में और तेज़ी आएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद हम $95 और $100 की तरफ भी अगर जा रहे हैं, अगर यहाँ पर ये थमने की और दोनों ही कंट्रीज़ में बातचीत नहीं होती है, ऐसा समझ में आता है। तो क्लियरली जिस तरह से ईरान की स्टेटमेंट आई है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे वो जाने को तैयार हैं, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर बाजार में एक्सपेक्ट भी की जा रही है। तो काफ़ी चॉपी वॉलेटाइल प्राइसेस आगे जाकर रह सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे हम यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने में जा रहे हैं, यूएस का ड्राइविंग सीज़न, अटलांटिक का हरिकेन सीज़न, नवंबर में यूएस का मिड टर्म इलेक्शन है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आगे जाकर। और उससे पहले जुलाई में ही 28-29 को यूएस की FOMC की मीटिंग भी है। तो बाजार काफ़ी सारे इवेंट्स को यहाँ पर वॉच कर रहा है और उसके चलते यहाँ पर एक वेरी वॉलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस हमको यहाँ पर बनते हुए दिखने वाले हैं। तो बाजार की नजर कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल निफ्टी में बजाज ऑटो के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बता रहे सुदर्शन कुमार। एक कंपनी वो है जो कि सबसे स्ट्रांग नंबर देने वाली, वो है बजाज ऑटो। और रीज़न उसका ये देखिए, वॉल्यूम तो आप चाहे पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, चाहे टू व्हीलर्स की बात करें, सबका वॉल्यूम्स Q1 FY27 में स्ट्रांग रहा है। लेकिन अधिकांश कंपनीज़ के मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है दूसरे सारी कंपनीज़ की बात करें। लेकिन अगर जो बजाज ऑटो की बात करें तो इनका मार्जिन एक्सपैंड हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इनका ऑलमोस्ट 50% टोटल वॉल्यूम्स में करता है। और ऑल्सो रुपी जो डिप्रिशिएट किया है डॉलर के अगेंस्ट में, तो वो भी बेनिफिट करेगा इन TVS मोटर को और बजाज ऑटो को। अगर जो हेडलाइन नंबर्स की बात करें तो इनका प्रॉफिट में 34% का बढ़त देखने को मिल सकता है और आ सकता है 2,810 करोड़ रुपये। रेवेन्यू में भी 35% का बढ़त देखने को मिल सकता है और एबिटा भी ऑलमोस्ट 40% का बढ़त देख सकता है और वहाँ पे 3442 करोड़ और अगेंस्ट है 2482 करोड़। मार्जिन की बात करें, मार्जिन कंपनी कंटिन्यूसली 20% से ज़्यादा रिपोर्ट करे और इस क्वार्टर भी 20% से ज़्यादा रहने के आसार है। 20.2% और अगेंस्ट था 19.7%। अगर जो इंटरनल्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इनका दोनों सिक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज देखने को मिला। अगर जो YOY की बात करें तो 29% बढ़ा है और सिक्वेंशली बात करें तो वहाँ पे 5% का बढ़त देखने को मिला। तो वॉल्यूम्स अच्छा रहने के कारण और मार्जिन भी इंक्रीज होने के कारण इनका रियलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों सिक्वेंशली और YOY। सिक्वेंशली 2% इंक्रीज देखने को मिलेगा और YOY 5% इंक्रीज देखने को मिल सकता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार ऑटो कंपनीज के लिए होगा कि कमेंट्री में वो क्या बोलते हैं। तो बजाज ऑटो से क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि वो डोमेस्टिक आउटलुक के बारे में क्या बोलते हैं और ऑल्सो क्योंकि एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उस पर क्या बोलते हैं। रिसेंटली इनका एक सब्सिडरी जो इन्होंने एक्वायर किया था KTM, उसका भी रिजल्ट आया तो उसका भी रिजल्ट अच्छा हुआ। तो उस पर स्ट्रैटेजी क्या है और एक चीज़ जो थीम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का लास्ट कुछ एक क्वार्टर से चलते आ रहा है तो उस पर क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर जो आप रिजल्ट की बात करें तो बजाज ऑटो से हम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट की वो उपेक्षा कर रहे हैं। कल वायदा में TVS मोटर समेत 4 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बता रही है दीपाली राणा। TVS मोटर्स के नंबर्स अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं। 30% प्लस ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है YOY बेसिस पे, फिर चाहे वो रेवेन्यूज हो
प्रॉफिटेबिलिटी हो या एबिटा ग्रोथ ही क्यों ना हो। नेट सेल्स में 33% प्लस ग्रोथ, वाईवाई बेसिस पे पैट 30% ग्रो हो सकता है, एबिटा अगेन 30% ग्रो हो सकता है। मार्जिन हालांकि थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो Q1 के वॉल्यूम्स इनके रहे थे वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम्स रहे थे। 1.63 मिलियन यूनिट्स कंपनी ने बेची थी, जिसमें 47% की ग्रोथ तो इकलौते जून में आते हुए दिखाई दी थी। और इनफैक्ट जब हमने इनके Q1 के वॉल्यूम्स देखे तो एक चीज इंटरेस्टिंग थी कि एक तो ईवी पेनिट्रेशन टीवीएस मोटर्स का इंक्रीज हुआ था और इंटरनेशनल वॉल्यूम्स, ये दोनों ही सेगमेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसने ओवरऑल वॉल्यूम्स को सपोर्ट किया था। उसी की वजह से इनके नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर Q1 के नंबर्स देखें तो स्कूटर सेल्स में अराउंड 36% की ग्रोथ रही, मोटरसाइकिल सेगमेंट में 19% के आसपास की ग्रोथ रही और एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स जो कि काफी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दिए हैं, वहां पर भी 47% की ग्रोथ हमने Q1 में आते हुए देखी ओवरऑल। इसीलिए नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। मार्जिन्स क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है उसके कारण सीक्वेंशियल बेसिस पे 90 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वाईवाई बेसिस पे भी 20-30 बेसिस पॉइंट के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। यानी 12.5% से घटकर मार्जिन्स 12.2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। कमेंट्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, डिमांड आउटलुक को लेकर तो रहेगी ही, लेकिन ईवी पेनिट्रेशन क्योंकि कंपनी का इंक्रीज हो रहा है तो ईवी मार्केट को लेकर, ईवी मार्केट शेयर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, नए प्रोडक्ट्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक कंपनी शेयर करेगी या कैसे राइजिंग इनपुट कॉस्ट को टैकल करेगी कंपनी, ये कुछ कॉमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अलॉन्ग विद द लॉन्चेस। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।